गुड मॉर्निंग गाइस। आज 23 नवंबर 2021 के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चनों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार कौन सा विश्व का सबसे बड़ा प्रेषित धन प्राप्तकर्ता बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। तो देखिए, हाल ही में ये जानकारी वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ इंडेक्स जारी कर दी गई है। इस इंडेक्स के अनुसार रेमिटेंसी मनी अर्जित करने के मामले में भारत विश्व का नंबर 1 देश बन गया है। अब रेजिडेंस मनी क्या होती है, यानी कि इस तरह से समझिए कि कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति अगर किसी विदेश में कोई काम धंधा करने जाते हैं, जैसे कि बहुत से लोग दुबई चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं, और वहाँ रहकर कुछ समय के लिए नौकरी कर कर और वहाँ से जो पैसा कमा कर वो अपने घर को भेजते हैं, उसे ही बोला जाता है रेमिटेंस मनी। इस इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में 87 यानी कि $87 मिलियन आ चुका है। यानी कि वर्ष 2021 में जो विदेशों से अर्जित मनी आई है, इसके जरिए वो $87 मिलियन आई है। इस इंडेक्स में क्रमवार फर्स्ट नंबर पर तो आपका भारत ही है, दूसरे नंबर पर चाइना, जबकि तीसरे नंबर पर मैक्सिको है जो $36 अरब के साथ तीसरे स्थान पर बना है। वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है तो जुलाई 1944 यानी कि जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका वर्तमान हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड मालपास जो कि यूएसए के हैं। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के एमडी व सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंस ऑफिसर अंशुला कांत हैं जो कि भारत से हैं। अन्य ग्लोबल इंडेक्स भी जारी हुए थे हाल ही में, चर्चा कर लेते हैं करंट पे। तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 आया था, जिसमें भारत 18वें नंबर पर था, फर्स्ट पर नॉर्वे था। न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 आया था, जिसमें भारत 122वें नंबर पर था, टॉप पर सिंगापुर था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 आया था, जिसमें भारत 46वें नंबर पर था, जबकि शीर्ष पर स्विट्जरलैंड रहा। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 भी आया था, जिसमें भारत दूसरे नंबर पर, फर्स्ट पर चीन व तीसरे पर यूएसए रहा था। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हाल ही में आंकड़े जारी हुए हैं इसके। तो भारत इसमें 20वें नंबर पर है, जबकि शीर्ष पायदान पर यूएसए बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे साहित्य 2020 के लिए 12वां मणिपुर राज्य पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है बोरिल थंगा को। ये एक उपन्यासकार हैं और इनके उपन्यास ई अमादी, अदुम्ब, गेगी, इथत और तत्कालीन द्वीप वन, दो ये उपन्यास है। इनके लिए इन्हें साहित्य 2020 का ये अवार्ड पुरस्कार मिला है। ये उपन्यास 2015 में इन्होंने प्रकाशित किया था, जिसके द्वारा ये जो प्रदान किया गया है ये मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल के द्वारा इनको दिया गया है। कुछ अन्य लेखकों की बात कर लेते हैं जो अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं, जैसे कि एम मुकुंदन सोलोलॉजी दिल्ली ए सोलोलॉजी के लिए इन्हें जेसीबी पुरस्कार 2021 मिला है। साथ ही डॉक्टर राजीव निगम 2022 का जोसेफ कुसमन पुरस्कार जीता है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया 22वां लाल बहादुर शास्त्री नेशनल पुरस्कार इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत कौन सा शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा इंदौर, मध्य प्रदेश। तो हाल ही में केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उनके मंत्रालय के द्वारा इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है एक सर्वेक्षण के अनुसार। इस सर्वेक्षण में सेकंड नंबर पर सूरत गुजरात और थर्ड नंबर पर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश रहा है। इसी श्रेणी में अगर देखा जाए इसी सर्वेक्षण में, तो जो राज्यों की श्रेणी है उसमें छत्तीसगढ़ शीर्ष पर रहा है, जबकि एमपी तीसरे नंबर पर रहा है।
इंदौर की बात हो रही है तो इंदौर से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 इसने जीता था। स्वच्छ जल उत्प्रेरक कार्यक्रम में भारत से ये चुना गया था और भारत से चुना हुआ एकमात्र शहर था, और इसके साथ ही देश का पहला वाटर प्लस शहर भी यही बना है। एमपी की बात हो रही है, मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। भोपाल इसकी राजधानी है, जो कि बेतवा नदी के किनारे पर है। सीएम शिवराज सिंह है चौहान है, जो कि बीजेपी से हैं। गवर्नर वर्तमान में मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, ये आप याद रखना, अभी नए बने हैं। इसी के साथ मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ हैं। इन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस जिनका नाम था मोहम्मद रफीक, उनका स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, पहले यहाँ मोहम्मद रफीक मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन वर्तमान में ये एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश चले गए हैं और एमपी के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं रवि विजय कुमार मलिमथ। मध्य प्रदेश के उच्च जो न्यायालय है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। जबलपुर उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है, जबकि इसकी 2 खंडपीठ हैं, इंदौर खंडपीठ और ग्वालियर खंडपीठ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत को किस अवधि के लिए यूएनएससीओ यानी कि यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुन लिया गया है। तो इसका कार्यकाल 2021 से 2025 तक के लिए यानी 4 वर्षों के लिए इसे चुन लिया गया है। यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में कितने सदस्य वर्तमान में कार्य करते हैं? तो 58 देश सदस्य के रूप में इसमें काम करते हैं। यूनेस्को फुल फॉर्म इसकी होगी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं आंद्रे एजोले। भारत 1946 में इसका सदस्य बना था। हाल ही में गुजरात स्थित सिंधु घाटी सप्ताह स्थल मोहनजोदड़ो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। हमने पिछले सेशन में ही बताया था आपको। और इस स्थल के सहित अब भारत के 40 स्थल यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल हो गए हैं। इसी से संबंधित अन्य जानकारी देना चाहेंगे। ECOSOC यानी कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद, जिसको इंग्लिश में हम यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी कहते हैं, इसमें भारत को 2022 से 2024 तक के लिए चुन लिया गया है, यानी 3 वर्षों के लिए इसका अध्यक्ष बनेगा भारत। UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अगस्त 2021 में भारत इसका भी अध्यक्ष था। हाल ही में UNSC में ही भारत को 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। इसी के साथ UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, भारत इसका फिर से 2022 से 2024 तक अध्यक्ष बनेगा, यानी कि दोबारा से इसको चुन लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2021, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। किसके द्वारा दिया जाता है? यूनाइटेड नेशन एंड एनवायरमेंट एनफॉर्मेंस अवार्ड, जो इसके द्वारा इसको बोला जाता है। ये सुष्मिता लिंका को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? एक पैगुलिन नाम के जानवर होते हैं, जीव होता है, उसके संरक्षण के लिए इसे दिया गया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वीं बैठक के लिए भारत को अध्यक्ष के रूप में भारत से नहीं, मालदीव से, जो मालदीव के विदेश मंत्री हैं उनको चुना गया है। नाम है अब्दुल्ला शाहिद। ये क्वेश्चन एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वीं बैठक के लिए अध्यक्ष के रूप में अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव के वर्तमान विदेश मंत्री हैं, को चुना गया है। इसी बैठक की पहली महिला अध्यक्ष
रही थी विजय लक्ष्मी पंडित भारत से। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो पुनीत राजकुमार को इस सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ये कन्नड़ फिल्मों के सुपर स्टार थे जिनका कुछ समय पहले हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया था। 29 अक्टूबर 2021 को इनका 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। इन्हें ही 10वां कर्नाटक रत्न दिया जाएगा, यानी कि जो ये कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा ये 10वां नंबर का है। इससे पहले 9वें नंबर का 2009 में डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को समाज सेवा के लिए दिया गया था। यह पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी और फर्स्ट पुरस्कार भी 1992 में दिया गया था कुवेम्पु और डॉक्टर राजकुमार को। तो कुवेम्पु को दिया गया था साहित्यिक क्षेत्र के लिए, जबकि राजकुमार को सिनेमा क्षेत्र में दिया गया था। और पुनीत राजकुमार ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं जिनको यह अवार्ड दूसरी बार फिल्म क्षेत्र में ही दिया जाएगा। पुनीत राजकुमार को हाल ही के दिनों में ही मरणोपरांत वासव श्री पुरस्कार भी 2021 का दिया गया था और वासव श्री पुरस्कार भी कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत सन 2000 से हुई थी। फर्स्ट जो पुरस्कार दिया गया था सन 2000 में वो सरस्वती गौरा को दिया गया था और लास्ट 2019 में चंद्रशेखर पाटिल को, जो कि कन्नड़ लेखक हैं, को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपके चेन्नई में। तो तमिलनाडु राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है मोह सुब्रमण्यम ने चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल से भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन या शुभारंभ किया है। तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2021 में 65,000 मोतियाबिंद नेत्र सर्जरी करने का लक्ष्य रखा है। उसके तहत ही इस 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन चेन्नई से किया गया है। तो बात तमिलनाडु की है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चेन्नई कहाँ पर बसा हुआ है, मतलब किस नदी के किनारे या कौन सी लोकेशन है? तो बंगाल की खाड़ी के कोरामंडल के तट पर यह बसा हुआ है। इसके सीएम एम.के. स्टालिन हैं, जो डीएमके पार्टी से आते हैं। वर्तमान में गवर्नर आर.एन. रवि हैं। लोकसभा की यहाँ 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की 234 सीटें हैं। अन्य फैक्ट देख लेते हैं इसी से रिलेट करके। तो देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी ये आपके केवड़िया गांव गुजरात में बनेगी। देश का पहला क्रिप्टो केमिक गार्डन, इसका उद्घाटन देहरादून में किया गया था हाल ही में। देश का पहला ग्रिड एटीएम आपके गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना बिहार में खुलेगा। भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया था। और हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा बनेगा क्योंकि किसी बीमारी से मुक्त होने वाला ये पहला राज्य है। तो रेबीज मुक्त राज्य, जो कुत्ते के काटने पर, पागल कुत्ते के काटने पर रोग हो जाता था रेबीज, उससे मुक्त राज्य बना है गोवा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अपना पहला उपन्यास लाल सागर ए नोवेल लिखा है? तो केंद्रीय मंत्री हैं वर्तमान में स्मृति ईरानी। इन्होंने ही ये लाल सागर नाम का सागर नहीं, ये सलाम है, लाल सलाम नाम का उपन्यास लिखा है। इसको करेक्शन कर लीजिएगा, लाल सलाम ए नोवेल है ये उपन्यास का नाम। ये उपन्यास 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले जो हुए थे, जिसमें शहीद हुए थे हमारे 76 सीआरपीएफ जवान, उनकी हत्या से प्रेरित है। और स्मृति ईरानी वर्तमान में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं और अमेठी से ये वर्तमान में लोकसभा सांसद है, जिन्होंने कांग्रेस के गढ़ यानी कि राहुल गांधी की जो कांग्रेस के यहाँ से सांसद रहते थे उनको हराकर ये उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। और स्मृति ईरानी का
ये पहला उपन्यास है। इसी के साथ ही कुछ हाल ही में चर्चित उपन्यासों की बात कर लेते हैं। सलमान खुर्शीद ने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था सनराइज ओवर अयोध्या नेशन हुड इन आवर टाइम्स। और इसी के साथ शंकर आचार्य ने एक उपन्यास लिखा था इन इकोनॉमिस्ट होम एंड ए ब्रॉड ए पर्सनल जर्नी। ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में विश्व बाल दिवस कब बनाया गया? तो हाल ही में विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को बनाया। इसकी थीम रही थी ए बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। भारतीय बाल दिवस, ये तो था विश्व बाल दिवस। भारतीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, यानी कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के फर्स्ट पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में। याद रखना कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इनका जन्म 14 नवंबर 1889 यानी कि 14 नवंबर 1889 को हुआ था इलाहाबाद यूपी में। इनकी मृत्यु यानी कि इनका देहावसान हुआ था 27 मई 1964 को। देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे 15 अगस्त 1947 में। भारत की अंतरिम सरकार के मुखिया भी रहे थे। कब से कब तक रहे थे? 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक। पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्मृति स्थल को शांति वन के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BWF ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये है प्रकाश पादुकोण। और प्रकाश पादुकोण के बारे में आपको मैं बता देता हूँ छोटी सी जानकारी याद रखने के लिए। प्रकाश पादुकोण जो दीपिका पादुकोण है, उनके पिताजी हैं। भारतीय बैडमिंटन सुपरस्टार प्रकाश पादुकोण को वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने LTA यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। वर्ष 2018 में भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन ने भी इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। प्रकाश पादुकोण के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता देते हैं। ये 1983 में हुए ओपन हैगन टूर्नामेंट विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। तो यहाँ पे BWF की बात, BAI का मतलब होता है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। भारतीय बैडमिंटन संघ 1934 में स्थापित, नई दिल्ली में इसका वर्तमान हेडक्वार्टर है। वर्तमान अध्यक्ष हैं हिमांता विश्वा शर्मा। BWF की बात कर लेते हैं। 1934 में 87 देशों के साथ मिलकर शुरू हुआ। इसका वर्तमान हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर, मलेशिया। वर्तमान अध्यक्ष हैं पॉल एरिक लार्सन, जो डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। वर्तमान सदस्य देश इसके 194 हैं। कुछ हाल ही में चर्चित अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम भी आपको बता देते हैं। एलेक्सी नवलनी का नाम याद रखना। यूरोपियन यूनियन का सखारोक पुरस्कार इन्होंने हाल ही में जीता है। डेवन गुट, इनका नाम भी ध्यान रखना। द प्रॉमिस नामक उपन्यास के लिए द बुकर पुरस्कार 2021 जीता है। ये दक्षिण अफ्रीकी लेखक हैं। SV सरस्वती का नाम ध्यान रखना। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 जीता है। भानुमति गिवला का नाम याद रखना। इन्होंने भी नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 जीता था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर